नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज की ये हमारी 15वीं क्लास है और जिसमें आप लोग आज पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और किस किस के बीच हुआ, साथ ही साथ इस युद्ध के क्या परिणाम हुए और इसके दूरगामी परिणाम क्या देखने को मिले और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में समझेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों पर डुप्ले किस तरह से हावी रहा और जब फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस फ्रांस में बुला लिया और इसके बाद पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। हालांकि जब डुप्ले को वापस बुला लिया गया उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत के अंदर फ्रांसीसियों के प्रभाव में लगातार गिरावट देखी गई और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि डुप्ले ने भारत के अंदर जो प्रभाव बनाया था उसका प्रभाव लगातार गिरता चला गया था। डुप्ले ने जो मजबूती भारत के अंदर स्थापित की थी वो लगातार कमज़ोर होती चली गई और इधर रॉबर्ट क्लाइव का प्रभाव बढ़ता चला गया और जो पांडिचेरी की संधि हुई थी उस संधि के माध्यम से अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों की लगातार स्थिति मजबूत होती रही और पांडिचेरी की संधि अंग्रेज़ों के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ उनके देश इंग्लैंड वाले भी दे रहे थे, इंग्लैंड की सरकार भी उनका साथ दे रही थी और इधर फ्रांसीसी जो थे वो अपनी आंतरिक कलह के कारण बराबर पिछड़ते चले गए और इधर फ्रांसीसियों की कहीं न कहीं मदद फ्रांसीसी सरकार भी नहीं कर पाई, क्योंकि डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुलाकर उसकी जो मजबूत नींव थी उसको ढहाने का काम किया। यद्यपि डुप्ले विफल रहा लेकिन फिर भी भारतीय इतिहास के अंदर वो एक शक्तिशाली, एक कूटनीतिज्ञ और एक प्रभावशाली व्यक्ति था और उसके राजनीतिक दृष्टिकोण का फ़ायदा बाद में अंग्रेज़ों ने उठाया और उसी की दृष्टिकोण का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना प्रभाव कायम करने में वो सफल रहे। तो आज की क्लास में देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो हेडिंग डालेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध और ये युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक चला। जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में कि 1755 में जब पांडिचेरी की संधि हो जाती है और उस संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप लोग पिछली क्लास जरूर देख लें। तो 1755 में जब पांडिचेरी की जब संधि हो जाती है और इस संधि के माध्यम से क्या होता है, इस संधि के साथ साथ भारत के अंदर जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो चल रहा था वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद 1756 में क्या होता है कि यूरोप के अंदर फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। कब? 1756 में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। ये कब शुरू हो जाता है? 1756 में। कहाँ पर? यूरोप के अंदर। और जब यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया,
तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत के अंदर जो फ्रांसीसी और अंग्रेज जो रह रहे थे, उनके अंदर भी, उनके बीच में भी तनाव उत्पन्न हो गया, तनाव बढ़ने लगा। और इसी क्रम में क्या होता है, जब भारत के अंदर क्या होता है, इस युद्ध का प्रभाव भारत के अंदर भी पड़ा। जो फ्रांसीसी लोग थे भारत के अंदर और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है, इनके अंदर, इनके बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात भारत के अंदर एक बार फिर से इन दोनों यूरोपीय शक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति, युद्ध की स्थिति भारत में भी बनने लगती है। और इधर भारत में इस समय क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज लोग थे उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, और अंग्रेजों की इस लगातार बढ़ती हुई शक्ति को देखकर फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, इसको नोट कर लिया, इसको नोट करते रहिए आप लोग। फ्रांसीसी सरकार ने क्या किया, जब अंग्रेजों की ताकत भारत के अंदर लगातार बढ़ रही थी और इस लगातार बढ़ती हुई ताकत को देखकर फ्रांसीसी सरकार ने एक सेनापति भेजा, सेनापति जिसका नाम था काउंटर डी लाली। इसे भारत भेजा जाता है एक विशाल सेना के साथ, एक बहुत बड़ी सेना के साथ फ्रांसीसी सरकार काउंटर डी लाली को भारत भेजती है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, उस मजबूती को ख़त्म करने के लिए, अंग्रेजों के अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए काउंटर डी लाली को भेजा जाता है एक बहुत बड़ी सेना के साथ। तो होता क्या है, जब ये भारत आता है, इससे पहले ही 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया था। चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये चंद्रनगर कहाँ है, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। तो चंद्रनगर क्या था, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी, फ्रांसीसियों की बस्ती, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। और इस पर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अधिकार कर लेता है। और इसके साथ साथ इसी समय 1757 की ही बात है, 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की महत्वाकांक्षा और अधिक बढ़ जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध में विजय के उपरांत जो बंगाल का क्षेत्र था उस पर भी अधिकार कर लिया था। इस युद्ध के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव ने जब इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, तो इसके बाद क्या करता है, ये बंगाल पर भी अपना अधिकार कर लेता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ रही है, और इसी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए ये काउंटर डी लाली भारत आता है। तो जब तक ये भारत आया तब तक क्या क्या काम हो चुका था, इधर रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर अपने अधिकार में ले लिया था, और इधर बंगाल पर भी रॉबर्ट क्लाइव अपना कब्जा जमाए बैठा था। और जैसे ही काउंटर डी लाली भारत आता है, कब आता है ये भारत देखो कब आता है। जैसे ही काउंटर डी लाली भारत आया, कब? अप्रैल 1758 में काउंटर डी लाली भारत आया। और जैसे ही ये भारत आता है, ये सबसे पहले एक काम करता है। क्या काम करता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसने क्या योजना बनाई, सबसे पहले क्या योजना बनाई इसने? यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर पड़ता है पांडिचेरी पड़ता है। और पांडिचेरी के दक्षिण में यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है फोर्ट डेविड, या फोर्ट सेंट डेविड लिख सकते हैं, डेविड।
ये अंग्रेज़ों की बस्ती थी, अंग्रेज़ों की बस्ती, यहाँ पर अंग्रेज लोग रहते थे। तो ये पांडिचेरी के दक्षिण में पड़ता है फोर्ट सेंट डेविड, जो अंग्रेज़ों की बस्ती थी। तो लाली जैसे ही भारत आता है अप्रैल 1758 में, ये सबसे पहली जो इसकी योजना होती है वो ये है कि ये सबसे पहले आता है और फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डालता है, इसको घेर लेता है। और घेर लेने के बाद सबसे पहले वो इस पर कब्जा कर लेता है। लाली इस पर कब्जा कब करता है? जून में 1758 में कब्जा कर लेता है। फोर्ट सेंट डेविड पर काउंटर डी लाली जून 1758 में कब्जा कर लेता है। और जब यहां कब्जा उसका हो जाता है, इसके बाद यहां पर यह सफल हो गया। इसके बाद क्या होता है कि तंजौर की तरफ बढ़ता है। यहीं पर पड़ता है थोड़ा आगे तंजौर। क्या है ये? तंजौर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहां पर भी ये कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा और इसने अपना घेरा डाला। कहां पर? तंजौर में। लेकिन जैसे ही इसने अपना घेरा तंजौर पर डाला, इधर बंगाल में जो रॉबर्ट क्लाइव बैठा था, जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है कि इसने फोर्ट डेविड पर अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद ये तंजौर की तरफ बढ़ा है, तो वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल से एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भेजता है। और जैसे ही ये टुकड़ी तंजौर की तरफ आती है, अंग्रेजी सेना की टुकड़ी जैसे ही तंजौर की रक्षा करने के लिए आती है, वैसे ही काउंटर डी लाली वहाँ से भाग जाता है। और जब काउंटर डी लाली भाग गया तो यहीं से क्या होता है कि फ्रांसीसियों की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, फ्रांसीसियों का पतन होने लगता है। फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों की नज़रों से अब गिरने लगते हैं, क्योंकि काउंटर डी लाली उनकी सेना को देखकर भाग जाता है। आगे क्या होता है कि जैसे ही काउंटर डी लाली भागा, इसके बाद इसने क्या सोचा? इसने ये सोचा कि ठीक है, अगर हमने तंजौर पर अधिकार नहीं कर पाया तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर पड़ता है मद्रास, मद्रास, और ये भी अंग्रेजों की बस्ती थी, अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे। ठीक, तो अब काउंटर डी लाली क्या सोचता है कि हम मद्रास पर अधिकार करेंगे। लेकिन उसने एक दिमाग और लगाया कि अगर हम मद्रास पर अधिकार करेंगे, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तंजौर की तरफ हम गए थे तो मुझे भगा दिया गया। तो मद्रास पर अधिकार करने के लिए किसी और से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि यहाँ पर जो हैदराबाद पड़ता है, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में एक गवर्नर थे जिनका नाम था बुस्सी। क्या नाम था? बुस्सी। हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी से काउंटर डी लाली बात करते हैं और कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए और हम मद्रास पर अधिकार करेंगे। तो उसी समय क्या होता है, बुस्सी इनकी बात को मान लेता है और मद्रास पर काउंटर डी लाली का अधिकार कराने के लिए निकल पड़ता है। काउंटर डी लाली की मदद करने के लिए बुस्सी हैदराबाद से जैसे ही निकला, इधर अंग्रेज़ों को पता चल गया कि बुस्सी हैदराबाद से जा रहा है, मद्रास की तरफ बढ़ रहा है। उधर हैदराबाद खाली हो गया और जैसे ही हैदराबाद को खाली होता देखा अंग्रेज़ों ने, वैसे ही अंग्रेज हैदराबाद पर अधिकार कर लेते हैं। इसको साफ कर दूं। जब हैदराबाद से जब बुस्सी जब मद्रास की तरफ बढ़ा, तब क्या होता है, हैदराबाद खाली हो गया और अंग्रेजों ने आकर के हैदराबाद पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। और जैसे ही अपना कब्जा हैदराबाद पर अंग्रेजों ने किया, वैसे ही जो हैदराबाद का नवाब था, कौन था नवाब? सलावत जंग। और सलावत जंग कैसे नवाब बना था, इसकी पूरी कहानी हम आपको बता चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प इसकी कहानी थी, किस तरह से हैदराबाद का नवाब सलावत जंग बना, इसके पीछे क्या क्या साजिशें रची गई थी, डुप्ले ने क्या साजिशें रची थी, ये सारी चीज़ें हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जाकर के इसकी पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं कि सलावत जंग हैदराबाद का नवाब किस तरह से बना था, क्या साजिशें रही थी इसके पीछे। तो इस समय क्या था कि हैदराबाद का जो नवाब था इस समय कौन था? सलावत जंग। सलावत जंग यहाँ का नवाब था। और जैसे ही अंग्रेजों ने हैदराबाद पर कब्जा किया, सलावत जंग घबरा गया, डर गया, बेचैन हो गया कि हाय ये क्या हो गया है, क्योंकि वहाँ बुस्सी तो था नहीं, केवल अकेला सलावत जंग था। तो जैसे ही अंग्रेजों ने कब्जा किया, सलावत जंग डर जाता है और डर की वजह से फिर ये अंग्रेजों के कदमों में गिर जाता है।
अंग्रेज़ों की तरफ हो जाता है। ये क्या हुआ, ये डर गया, और जब ये डर गया तो ये अंग्रेज़ों की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया? अंग्रेज़ों की तरफ हो गया। ये बात समझ में आई। इसके बाद इधर हालांकि मद्रास पर बुस्सी ने और काउंटर डी लाली ने मिलकर मद्रास का घेरा तो डाल लिया, लेकिन मद्रास को अपने कब्जे में नहीं ले पाए। और इसी के साथ अब क्या होता है कि जब इसको अपने कब्जे में नहीं ले पाए, इसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तो उसी समय एक, इसको साफ कर दूं, जब बुस्सी और काउंटर डी लाली ने मद्रास पर कब्जा नहीं कर पाया, तो जब ये वापस आ रहे थे तो उसी समय क्या होता है, 1759 में एक अंग्रेजी सेनापति को भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी सेना से आप संघर्ष करो और फ्रांसीसी सेना को पछाड़ दो, उसे पराजित कर दो, उसे नष्ट कर दो, भारत के अंदर फ्रांसीसियों के प्रभाव को एकदम खत्म कर दो। तो किसे भेजा जाता है? 1759 में एक सेनापति हैं, सेनापति, ये अंग्रेजी सेनापति हैं, इनका नाम है कुक। इन्हें भेजा जाता है एक बहुत बड़ी सेना के साथ। और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, इधर क्या होता है कि मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक जगह पड़ती है। यहाँ पर मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बांडीवास। यहाँ पर दोनों सेनाएं मिल जाती हैं। फ्रांसीसी सेना जिसका सेनापति बुस्सी था और अंग्रेजी सेना जिसका सेनापति कुक था, दोनों सेनाएं आपस में मिल जाती हैं। किस स्थान पर? बांडीवास नामक स्थान पर। और यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ, भीषण संघर्ष हुआ। कब? 22 जनवरी 1760 में। दोनों सेनाओं का यहाँ बहुत तगड़ा संघर्ष होता है, युद्ध होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं बांडीवास का युद्ध, क्योंकि ये बांडीवास नामक स्थान पर हुआ था फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना के बीच। कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। और इसमें क्या होता है कि जो फ्रांसीसी सेना है, फ्रांसीसी सेना ये पराजित हो जाती है, और बुस्सी को, इसे साफ कर दूं, जब फ्रांसीसी सेना पराजित हो जाती है और इसी के साथ जो फ्रांसीसी सेना का जो सेनापति था जिसका नाम था बुस्सी को क्या किया जाता है? इसे बंदी बना लिया जाता है। अर्थात इस युद्ध के बाद अब फ्रांसीसियों के कदम उखड़ने लगते हैं, फ्रांसीसियों के कदम डगमगाने लगते हैं। अब फ्रांसीसियों की शक्ति खत्म होने लगती है, उनका प्रभाव धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने लगता है। और इसके बाद क्या होता है कि उधर यूरोप में 1763 में यूरोप के अंदर जो संघर्ष, सप्तवर्षीय संघर्ष फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य चल रहा था, वहाँ पर 1763 में यूरोप के अंदर एक संधि हो जाती है, जिसका नाम है, इस संधि का नाम है पेरिस की संधि। और इस संधि के तहत जो यूरोप के अंदर जो संघर्ष दोनों शक्तियों में चल रहा था, फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्ति के अंदर जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है। इसके तहत क्या होता है कि जो सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक। और जब यूरोप में ये युद्ध खत्म हो गया तो भारत के अंदर जो युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य चल रहा था वो भी खत्म हो जाता है। भारत के अंदर भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य विवाद खत्म हो जाता है। और विवाद खत्म होने के साथ साथ एक दूसरे ने जो भी एक दूसरे के क्षेत्रों को जीता था उन्हें वापस कर दिया जाता है। अर्थात चंद्रनगर जो अंग्रेजों के कब्जे में था उसको वापस फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। जो भी क्षेत्र जीते गए थे एक दूसरे के द्वारा, ये सभी वापस कर दिए जाते हैं। और एक शर्त रखी जाती है। क्या शर्त रखी जाती है? शर्त रखी जाती है
कि देखिए अब जो फ्रांसीसी हैं वो भारत में अपनी सेना नहीं रख सकेंगे। शर्त क्या थी कि अब भारत के अंदर, भारत में फ्रांसीसी अपनी सेना नहीं रख सकेंगे। और जब फ्रांसीसी भारत के अंदर अपनी सेना नहीं रख सकेंगे तो अब क्या होगा कि फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना ध्यान केवल और केवल व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। इस युद्ध से क्या होता है, इस संधि के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारत में जो डुप्ले ने अपनी मजबूत नींव स्थापित की थी उसको उखाड़ फेंक दिया गया और फ्रांसीसियों की जो पराजय हुई, फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत की गुलामी का रास्ता साफ कर दिया था। अगर हम फ्रांसीसियों के पतन के अन्य कारणों को देखें तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, फ्रांसीसियों के पतन के कारण। तो इनके पतन का अगर हम पहला कारण देखें तो मुख्य रूप से जो पहला कारण है वो डुप्ले की वापसी है। फ्रांसीसी सरकार ने जब 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया, उसके बाद जो अन्य गवर्नर आए उन्होंने डुप्ले की सभी योजनाओं को धूल में मिला दिया था। डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसियों के लिए जो अनुकूल वातावरण तैयार किया था, उस वातावरण को अन्य गवर्नरों ने आकर एकदम प्रतिकूल कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि डुप्ले को वापस बुलाना फ्रांसीसी सरकार की एक बहुत बड़ी भूल थी। भारतीय समाज के बारे में डुप्ले को जितनी जानकारी थी, किसी अन्य गवर्नर को उतनी जानकारी नहीं थी। और काउंटर डी लाली तो एकदम अदूरदर्शी था, अयोग्य था। और दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति। जो अंग्रेजी कंपनी थी उनकी आर्थिक दशा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी। अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने युद्ध के साथ साथ अपना ध्यान व्यापार पर भी लगाया, जिससे कि और व्यापार में कहीं न कहीं इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। इनको पता था कि अगर हम संघर्ष ही करते रहेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि हमारा पतन निश्चित है। और इसीलिए ये लोग युद्ध भी करते रहे और व्यापार पर भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित इन्होंने रखा, जिससे कि आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत बनी रहे। और फ्रांसीसियों ने युद्ध पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर दिया और इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। ये भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। तीसरी चीज अगर हम देखें तो कंपनियों की स्थिति का मतलब है, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी। और जो अंग्रेजी कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी, जो सरकारी कंपनी थी, इस पर फ्रांस की सरकार का नियंत्रण ज़्यादा था। और जब किसी कंपनी पर ज़्यादा नियंत्रण होगा तो वहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। और जो अंग्रेजी कंपनी थी ये प्राइवेट कंपनी थी और इस कंपनी की मदद अंग्रेजी सरकार भी कर रही थी और इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक थी। इधर अगर हम चौथे कारण की बात करें कि इसका चौथा कारण पतन का क्या हो सकता है, तो चौथा कारण आप लिख सकते हैं कि नौसेना या ऐसे लिख सकते हो नौसैनिक शक्ति की क्या स्थिति थी। देखिए फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक शक्ति थी ये एकदम कमज़ोर थी। इनकी नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी और अंग्रेज़ों की जो नौसैनिक शक्ति थी ये मजबूत थी। इन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत करने पर काफ़ी ध्यान दिया और
समुद्र पर भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया था। तो नौसैनिक शक्ति भी कहीं न कहीं फ्रांसीसियों के पतन का एक मुख्य कारण रही। और दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि अंग्रेज़ों के अंदर एक सहयोग की भावना थी और कुशल नेतृत्व था, लेकिन फ्रांसीसियों के अंदर आपस में हमेशा संघर्ष होता रहता था, अर्थात एक सहयोग की भावना की कमी थी फ्रांसीसियों के अंदर और एक अच्छा नेतृत्व भी नहीं था। ये सारे कारण हैं फ्रांसीसियों के पतन के। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक ज़रूर करें। आप लोग क्लास देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।